नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आज हम डिस्कस करेंगे स्नेक बाइट के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को तो सांप का नाम सुनते ही डर लगने लगता है, तो चलिए आज हम इसी डर को दूर करते हैं। देखिए, मुझे भरोसा है इस वीडियो में आपको स्नेक बाइट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी और आपसे आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और इसका फायदा खुद भी उठाएंगे और दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे। बात करते हैं स्नेक बाइट, सर्पदंश यानी सांप का काटना। यह एक बहुत ही सेंसिटिव वर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में हर साल 4 लाख केस स्नेक बाइट के आते हैं, उसमें से 60,000 लोगों की डेथ हो जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार सन 2000 से 2019 के बीच भारत में 1.2 मिलियन लोगों की सांप के काटने से मृत्यु हुई है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब क्या भारत में सर्पदंश का सही मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है जिससे लोगों की जान बचाई जा सके? जी हाँ, भारत में भी दूसरे देशों की तरह इसका सही एंटीडोट उपलब्ध है, जो कि इसका एकमात्र सही मेडिकल ट्रीटमेंट है, जिसे हम एंटी स्नेक वेनम के नाम से जानते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा, फिर भी हर साल इतनी डेथ क्यों? तो उसका भी रीजन है। मेरा मानना है ये रीजन हो सकते हैं, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। पहला है रॉन्ग ट्रेडिशन। इसका मतलब आज भी हम देखते हैं कि गांव में बहुत सारे लोग सांप के काटने पर उस सबसे पहले उसे तांत्रिक झाड़ फूंक बाबा के पास लेकर जाते हैं, और वो भी बड़ी उम्मीद से कि वो जाते ही सांप के जहर को खत्म कर देगा। अभी कई लोग बोलेंगे हाँ ऐसा होता है और ये ठीक भी है, जबकि ये कितना ठीक है मैं बताता हूँ आपको। ध्यान से सुनिए। पूरी दुनिया में 2000 स्पीसीज सांप की पाई जाती है, इसमें से 300 भारत में पाई जाती है, और इनमें से भी 52 स्पीसीज जहरीली होती है। मतलब इनमें कुछ मात्रा में जहर पाया जाता है। अब इनमें से भी मात्र 4 प्रजातियां भारत में ऐसी पाई जाती है जिनके काटने से मनुष्य की डेथ हो जाती है या हो सकती है। अब देखते हैं तांत्रिक बाबा क्या करता है। जब किसी इंसान को नॉन विनमस सांप काटता है और उसको बाबा के पास लेकर जाते हैं, तो वो अपने झाड़ फूंक से उसे ठीक करने का दावा करता है, जबकि आपको पता है वो तो वैसे भी ठीक होना है, क्योंकि जो सांप काटा है उसमें या तो जहर है ही नहीं या फिर नाम मात्र का जहर है। और अगर उस 4 प्रजाति के सांप में से काटता है और 2-4 घंटे के बाद बाबा के झाड़ फूंक के बावजूद उस इंसान की मृत्यु होती है, तो बाबा बोलता है आपने यहाँ आने में देर कर दी, नहीं तो मैं इसे बचा लेता। या फिर कोई और बहाना बना सकता है, जबकि उसके पास उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है पाखंड के अलावा। क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो मेडिकल साइंस को इतना एडवांस होने की जरूरी नहीं पड़ती। अतः आपसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी के साथ ऐसा घटना हो जाए तो इधर उधर टाइम वेस्ट करने की बजाय सीधा हॉस्पिटल पहुंचे, जहां टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिल सके। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज, या इसको बोलेंगे फाल्स नॉलेज तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि लोगों के पास ज्ञान तो है कि इस केस में हमें क्या करना है, लेकिन जो करते हैं वो गलत है। दरअसल लोगों के दिमाग में कुछ गलत अवधारणाएं भरी होती है और उनको वो चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे सांप के काटने के स्थान पर टाइट टोर्निकोट यूज करना। टोर्निकोट मतलब एक रबर का पाइप लेते हैं और सांप के काटने के स्थान से थोड़ा ऊपर एकदम कसकर बांध देते हैं, जिससे उनको लगता है कि अब जहर ऊपर की तरफ नहीं फैलेगा, जबकि ये गलत अवधारणा है। क्योंकि इससे होता क्या है एक्चुअल में, इससे आर्टरियल और विनस सप्लाई दोनों बाधित होती है, और हो सकता है लंबे समय तक बांध कर रखने से वहां का टिश्यू डेड हो जाएगा और गैंग्रीन डेवलप हो सकता है, जिससे बाद में उस बॉडी पार्ट को काटना पड़ सकता है। जैसे अगर आपने हाथ या पैर को बांधा है तो उन पार्ट को काटना पड़ सकता है। तो ऐसा रिस्क मत लीजिएगा प्लीज। दूसरा ये भी हो सकता है कि लंबे समय तक बांध कर रखने से ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होने से वो रप्चर भी हो सकती है। जैसे आप एक प्लास्टिक या रबर के पाइप को कसकर बांध देंगे जिससे पानी का सप्लाई हो, तो वो कुछ देर बाद फट जाता है, ठीक वैसे। और अगर गलती से आपने टोर्निकोट बांध भी लिया है तो उसे एकदम से एक बार में ही खोलना नहीं होता है। जहां बांधा है उसके ऊपर बीपी कप का यूज करेंगे और धीरे धीरे प्रेशर रिलीज करेंगे। अब इसी में नेक्स्ट है जहर को चूस कर बाहर निकालना। यह भी पर्सनल में होता है। इसमें पर्सन खुद जिसको सांप ने काटा है या जो पास में है, वो बंदा सांप काटने वाली जगह पर अपने मुंह से चूस कर जहर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इससे एक्चुअल में होता क्या है कि हो सकता है कि वो नाम मात्र का जहर बाहर निकालने में सफल हो, जिससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, जबकि जो दूसरा बंदा इस काम में लगा हुआ था उसको भी जहर चढ़ने का चांस रहता है। मतलब उसकी बॉडी में भी जहर जा सकता है और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। और इसके दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि इससे इन्फेक्शन का खतरा रहता है। जो बंदा शक करता है उसके मुंह का इन्फेक्शन सामने वाले के ब्लड में जा सकता है।
तो ऐसा नहीं करना है। इसी में नेक्स्ट होता है जैसे जहर को सिरिंज से बाहर निकालना। सिरिंज को आगे से काट कर सिरपदंश के स्थान पर लगाकर खून को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका कोई मेडिकल रोल नहीं है टाइम वेस्ट के अलावा। इसी में नेक्स्ट सिरपदंश के स्थान पर कट लगाना। चाकू या ब्लेड से सिरपदंश के स्थान पर कट लगाते हैं जिससे जहर वाला खून बाहर आ जाए, ऐसा मानना है लोगों का, जबकि ये बहुत रिस्की है, क्योंकि अगर कोई गहरा कट लग जाए और हाथ या पैर की ब्लड वेसल्स कट जाए तो ज़्यादा ब्लड बहने से मौत भी हो सकती है, और लास्ट में पता चले वो सांप जिसने काटा है वो तो नॉन विनेमस था। हालांकि विनेमस होने से भी ये कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचे। हो सकता है ऐसा करने से इन्फेक्शन का चांस भी बढ़ता है और घाव को ठीक होने में काफ़ी समय लग जाता है। अब देखा जाता है कि कई जगह चलता है प्रचलन में नीम के पत्ते खिलाओ या फिर नीम के पत्तों का लेपन कर दो आदि, और भी बहुत सारी अवधारणाएं जो अपने अपने इलाकों में चलती रहती है, लेकिन हमको उन सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये सब गलत अवधारणाएं मौत के आंकड़े को बढ़ाती है, न कि कम करती है। अब ये सब देखकर आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ के लोग अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी तो समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो होते नहीं है। इसमें थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। आपको पता है ग्रामीण इलाकों में आज भी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं है, जबकि सांप के काटने के ज़्यादातर केस ग्रामीण या देहाती इलाकों में ही होते हैं, और यहाँ से उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचने में कम से कम 4-5 घंटे का समय तो लग ही जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-3 घंटे तो वो झाड़ फूंक, तांत्रिक, गलत अवधारणाएं फॉलो करने में या फिर व्हीकल अरेंजमेंट करने में ही लगा देते हैं, जो कि किसी भी स्नेक बाइट केस में बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। तो पेशेंट को बिना टाइम वेस्ट किए नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाएं, जहां एएसबी उपलब्ध हो और ट्रीटमेंट चालू हो सके, जिससे पेशेंट की जान बच सके। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है फियर, मतलब कि डर। अब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि सांप के काटने से सबसे ज्यादा मृत्यु डर से होती है, जबकि जहरीले सांप भी 50 से 70% ड्राई बाइट करते हैं, मतलब काटते समय जहर नहीं छोड़ते हैं। इसमें सांप के डर की वजह से पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट या हार्ट अटैक हो जाता है, जिससे मृत्यु हो सकती है। कई बार तो ऐसा होता है कि खेत में काम करते समय कोई निकुली वस्तु या कोई कांटा चुभ जाए और पास में ही कोई सांप जाता हुआ दिख जाए, तो उसे लगेगा ऐसे सांप ने मेरे को काटा है, और उसी डर की वजह से हार्ट अटैक और मृत्यु हो सकती है। अब आगे हम देखते हैं सांप काटने के बाद एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए। तो इसमें हमें राइट प्रोसेस को फॉलो करना है, मीन्स RIGHT, where R stands for reassure the patient, I immobilize the affected part, G get the patient hospital as early possible, H history of snake, T tell the doctor about sign and symptom। फर्स्ट है R, reassure the patient, मतलब आपको पेशेंट को विश्वास में लेना है कि आपको बिना जहर वाले सांप ने काटा है, चाहे उसे कोई सबसे जहरीला सांप ही क्यों ना काट जाए। इससे क्या होगा कि उसका डर कम होगा, उसकी घबराहट कम होगी। यानी कहने का मतलब है कि हमको पेशेंट को काम रखना है, रिलैक्स रखना है, फियरलेस रखना है। अदरवाइज क्या होगा, अगर पेशेंट का डर बढ़ेगा तो उसका हार्ट रेट और ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जिसके कारण जहर जल्दी फैलेगा और एब्जॉर्प्शन जहर का ज़्यादा होगा। इसमें रिमूव एनी टाइट क्लॉथ्स, रिंग्स, रिस्ट वॉच एंड ब्रेसलेट। विनेमस सांप काटने से उस स्थान पर मोस्टली स्वेलिंग होती है, इसलिए वहां से इन चीज़ों को हटा देना चाहिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बाधित नहीं हो। नेक्स्ट है इसमें आर हो गया। आई बात करते हैं इमोबिलाइज द अफेक्टेड पार्ट। जहां सांप ने काटा है उस पार्ट को एकदम स्टेबल रखना होता है। आपको ऐसा मानकर चलना है कि उस पार्ट में कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो करना क्या है, एक लकड़ी लेना है और उसे किसी रस्सी या बैंडेज की सहायता से बांध देना है। अगर लकड़ी नहीं मिलने तो आपको एक मोटा कपड़ा या बैंडेज से रैप करते हुए इतना टाइट बांधना है कि एक फिंगर आसानी से इंसर्ट हो सके और मूव हो सके। और ध्यान रखना है अफेक्टेड पार्ट को हमेशा हार्ट के लेवल से नीचे रखें। अब ये भी ध्यान रखना है कि सांप के काटने के बाद से लेकर हॉस्पिटल तक पेशेंट को स्टेबल कंडीशन में ही पहुंचाना है, उसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं करवाना है। हो सके तो स्ट्रेचर का यूज करें और एम्बुलेंस को भी बुला सकते हैं अगर टाइम पर मिल जाए तो। नेक्स्ट है एच, गेट द पेशेंट हॉस्पिटल एज अर्ली पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाए, ताकि पेशेंट को टाइम पर ट्रीटमेंट मिल सके और उसकी जान बचाई जा सके।
यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ही नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं गांव देहात में रहते हैं तो ऐसा इंसिडेंट होने पर सबसे पहले आप किसी नज़दीकी पीएचसी या सीएचसी में जाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर एएसवी मिलने की संभावना कम ही रहती है। फिर वो आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर करते हैं, तब तक 2-4 घंटे का टाइम लग जाता है, जो कि इस स्नेक बाइट केस में बहुत महत्वपूर्ण टाइम होता है। इसलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएं और अपना सही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि वहां आपको एएसवी के साथ साथ आईसीयू एंड वेंटिलेटर सेटअप भी मिलेगा, जो ज़रूरी होता है ऐसे केस में। लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके ध्यान में ऐसा है कि उस पीएचसी या सीएचसी में एएसवी अवेलेबल रहता है, तो आप फ़ोन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और तब कम से कम फर्स्ट डोज ऑफ एएसवी यानी 10 वाइल एएसवी का लगाकर ही पेशेंट को हायर सेंटर रेफर करें, ऐसा मेडिकल गाइडलाइन है, क्योंकि इससे जहर का इफेक्ट कम होगा और पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा। नेक्स्ट है एच, हिस्ट्री ऑफ स्नेक। जिस सांप ने आपको बाइट किया है उसे मारने में टाइम वेस्ट करने की बजाय आप उसका एक फ़ोटो अपने मोबाइल में ले सकते हैं और वो फ़ोटो हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखा सकते हैं, जिससे सांप को आइडेंटिफाई करके डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में सहूलियत हो। मतलब सांप विनेमस है, नॉन विनेमस है, अगर विनेमस है तो किस टाइप का विनेमस है, न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक है, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि बहुत सारे लोग सांप को मारते हैं, उसको डिब्बे में बंद करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप खुद उसको मारने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको वो दोबारा बाइट कर ले। अगर आपके साथ वाला उसको मारने की कोशिश करे तो हो सकता है वो उसको भी बाइट कर ले। तो आपको एक फ़ोटो लेना है सिंपली और वो दिखा देना है। नेक्स्ट है इसमें टी, टेल द डॉक्टर अबाउट साइन एंड सिम्टम। जैसे ही आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं डॉक्टर आपसे इस इंसिडेंट की हिस्ट्री पूछता है, जैसे सांप कब काटा, सांप कौन सा था, कैसा था। तो आपने जो मोबाइल में फ़ोटो लिया है वो आप दिखा दीजिएगा। अगर आप फ़ोटो नहीं ले पाएँ तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स यानी हुलिया बता देना, यानी कि सांप ऐसा था, या फिर अगर आप जानते हैं तो जैसे कि कोबरा था, करेत था, वाइपर था, या कोई नॉन विनमस सांप था। फिर पूछते हैं आपको अभी कैसा फील हो रहा है, सांप काटने के स्थान पर दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, नोजिया वोमिटिंग जैसा फील हो रहा है, या पेट दर्द हो रहा है, ड्रोजीनेस लग रहा है, डबल विजन हो रहा है, सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं हो रहा, या फिर कुछ और। तो ये हमने डिस्कस किया है राइट प्रोसेस को, जो किसी भी स्नेक बाइट केस के बाद हमको सिंपली फॉलो करना होता है। अब आगे हम देखते हैं कि स्नेक बाइट के बाद हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये है कि हमें क्या करना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, इसमें फर्स्ट है डोंट यूज टोर्निकेट, सेकंड डोंट कट द वुंड, थर्ड डोंट सक द वेनम। अब इन तीनों पॉइंट को हमको डिस्कस करने की ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं बड़े अच्छे तरीके से। इसमें चौथा पॉइंट है डोंट यूज आइस। सांप काटने के स्थान पर लोकल स्वेलिंग होती है, तो हो सकता है आप उसे नॉर्मल स्वेलिंग समझकर बर्फ़ का यूज करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, ये इन्फेक्शन के चांस को बढ़ाता है। फिफ्थ पॉइंट, डोंट ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग, स्पेशली टी, कॉफ़ी, अल्कोहल यूज नहीं करना है, क्योंकि ये हार्ट रेट और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे जहर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अब आगे हम देखते हैं 4 बिग इंडियन विनमस स्नेक। अब इनको 4 बिग विनमस स्नेक क्यों बोलते हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा मौत इन्हीं 4 सांपों के काटने से होती है, इसलिए इनको 4 बिग इंडियन विनमस स्नेक बोलते हैं। इसमें फर्स्ट आता है कोबरा, सेकंड है करेत, थर्ड है रसल वाइपर, फोर्थ है एसएस वाइपर मीन्स साइज स्केल्ड वाइपर। अब इसमें जो ऊपर वाले हैं कोबरा एंड करेत, वो है न्यूरोटॉक्सिक्स, मतलब ये नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, न्यूरोमस्कुलर इफेक्ट डालते हैं, और इसमें क्रेनियल और मोटर नर्व इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है रसल वाइपर और साइज स्केल्ड वाइपर। वाइपर प्रजाति जो होती है वो हीमोटॉक्सिक होती है, यानी ये सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड सिस्टम पे अफेक्ट करता है। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट है कोबरा।
इंडियन कोबरा को स्पेक्टेकल कोबरा के नाम से भी जाना जाता है और इसे नाग के नाम से भी पुकारते हैं। और कोबरा को तो आपने अपने जीवन में कभी न कभी देखा ही होगा। सपेरों के पास जो फन वाला सांप होता है उसे ही कोबरा बोलते हैं। ये नॉर्मली 80% ड्राई बाइट करता है, तो उसके काटने पर आपको घबराना नहीं है, लेकिन टाइम पर सही ट्रीटमेंट जरूर लेना है, क्योंकि कोबरा अपना जहर फालतू में वेस्ट नहीं करता है। हालांकि ये न्यूरोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक होता है, तो ये इतना खतरनाक भी होता है, लेकिन टाइम ट्रीटमेंट टाइम पर लेने से जान आराम से बच सकती है इंसान की। सेकेंड है क्रेत। ये सबसे घातक है, क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है। मतलब ये रात के समय में आपके बिस्तर में आकर घुस जाता है, क्योंकि इसका खून जो होता है वो ठंडी प्रवृत्ति का होता है और इसे इंसान की बॉडी का गर्मी बहुत पसंद है, इसलिए ये बिस्तर में घुसता है। ये नॉर्मली काटता नहीं है, लेकिन जब आप नींद में करवट लेते हैं या आपका हाथ या पैर इसके ऊपर पड़ जाए तो ये काट लेता है। हालांकि इसके काटने से ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है, आपको लगेगा जैसे किसी मच्छर या चींटी ने काटा है, और कई बार तो आपकी नींद भी नहीं खुलता है। इसके काटने से पेन एब्डोमेन, नोजिया, वोमिटिंग जैसा फील होता है। इसलिए जब भी आप रात के समय में नॉर्मल सोते हैं, उसके बाद सुबह उठने पर पेट दर्द, नोजिया, वोमिटिंग, सांस कष्ट जैसा लगे, तो हो सकता है करेत सांप ने आपको काटा हो और वो अभी भी आपके बिस्तर में मौजूद हो। तो आपको बिस्तर को ध्यान से देख लेना है और नीचे सोने वाले स्पेशली ध्यान रखें। अब आप करेत सांप को कैसे पहचानेंगे? जनरली ये ब्लैक एंड वाइट होता है, यानी इसका पूरा बॉडी ब्लैक होता है और उस पर डबल वाइट रिंग मौजूद होता है। हालांकि इसको कॉमन करेत बोलते हैं, जो ये सिम्टम, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। इसके अलावा भी एक नॉर्मल करेत होता है, उसमें कोई ये वाइट पट्टी वट्टी नहीं होती है। इस सांप की खासियत होती है कि ये बेड पर और दीवार पर आसानी से चढ़ सकता है और इसके काटने पर क्लासिकल फैंग मार्क भी नहीं बनता है, जो कि नॉर्मली जहरीले सांप काटने से दांत के दो निशान बनते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मली स्क्रैच जैसा लगता है। अतः यह सबसे जहरीला सांप है और साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा इसमें है रसल वाइपर। अब क्रिकेट प्रेमी जानते हैं कि रसल तो नाम ही खतरनाक है अपने विरोधी के लिए। वैसे यह भी बहुत गुस्सेल और फुर्ती से काटने वाला सांप होता है। इसके पास जाने पर ये कुंडली बना लेता है और कुकर की सीटी बजने जैसी आवाज करता है। मतलब ये इंडिकेशन देता है कि यहाँ खतरा है, आप दूर हो जाओ। अब इसकी पहचान क्या है? ये गेहुआ कलर का होता है और बॉडी पर डायमंड शेप की 3 लेयर पाई जाती है पैरेलल में। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये जहरीला होता है और हिमोटॉक्सिक में सबसे ज़्यादा केस इसी के आते हैं। चौथा सांप है सा स्केल्ड वाइपर। अब ये भी दिखने में रसल वाइपर जैसा ही होता है, लेकिन ये सुनहरे कलर का होता है। इसकी बॉडी पर पैरेलल में 2 जिगजैग लाइन पाई जाती है और ये भी जहरीला सांप होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी सांप आपको फॉलो करके कभी नहीं काटता है, वह तभी काटता है जब जाने अनजाने में उसे डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए किसी भी सांप को देखते ही डरना नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ स्नेक बाइट। सांप काटने के बाद क्या साइन एंड सिम्टम अपेयर होते हैं उसी के बारे में। तो जनरल सिम्टम के बारे में हम बात करें तो सांप काटने के स्थान पर ब्लीडिंग होता है, फैंग मार्क के निशान होते हैं, मतलब सांप के 2 दांत के आगे निशान, उसी को फैंग मार्क बोलते हैं। डिस्कलरेशन हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग जो कि ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है किसी पॉइजनस सांप के काटने से। इसमें भी आगे जैसे ब्लड विजन हो जाता है, मतलब धुंधला दिखने लग जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में दिक्कत होता है, एक्यूट किडनी इंजरी हो जाता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो जाता है, टेकिकार्डिया हो सकता है, हेडेक, डिजीनेस, फेंटिंग भी हो सकता है। तो ये हुए जनरल सिम्टम। अब इसमें भी हम स्पेसिफिक सिम्टम के बारे में देखकर न्यूरोटॉक्सिक और हिमोटॉक्सिक सांप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहला हम बात करेंगे न्यूरोटॉक्सिक के बारे में, जिसमें कोबरा और करेत सांप आता है। इसमें पेशेंट को सीवियर पेन होता है और इसमें क्रेनियल और मोटार नर्व इन्वॉल्व होती है, जिससे बॉडी के ऊपर वाले हिस्से के फंक्शन को इफेक्ट करता है। तो इसका जो फर्स्ट साइन है वो है टोसिस, मतलब आंख की जो पलकें होती है वो नीचे की तरफ गिर जाती है। और इसी में डिप्लोपिया भी हो जाता है, डबल विजन।
आंख में एक ऑब्जेक्ट की जगह दो पिक्चर बनती है, इसी को डिप्लोपिया बोलते हैं। तो टोसिस और डिप्लोपिया ध्यान रखना, इसका फर्स्ट सिम्टम होता है न्यूरोटॉक्सिक सांप का। इसमें लेट साइन जैसे डिस्निया हो जाता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, डिस्फेजिया हो जाता है, किसी चीज़ को निगलने में दिक्कत हो सकती है, और धीरे धीरे रेस्पिरेटरी मसल्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। अंत में पूरा बॉडी पैरालिसिस हो सकता है। इसमें पेशेंट को वेंटिलेटर की जरूरी पड़ सकती है, इसलिए पेशेंट को आईसीयू सेटअप में शिफ्ट करना पड़ सकता है। न्यूरोटॉक्सिक में ये थे। अब हीमोटॉक्सिक में देखें तो हीमोटॉक्सिक में जहां भी सांप काटता है उस स्थान से ब्लीडिंग होने चालू हो जाती है। तो जो भी ब्लीडिंग से रिलेटेड जो सिम्टम है वो इसमें आएंगे। इसमें फर्स्ट जो साइन होता है वो होता है ब्लीडिंग फ्रॉम बाइट मार्क, मतलब जहां सांप काटता है वहां से ब्लीडिंग लगातार होती रहती है, या फिर जहां पे आईवी लाइन लगाते हैं पेशेंट को वहां से ब्लीडिंग होती है, यूरिन में ब्लड आता है, कंजक्टाइवल हेमरेज हो जाता है। इसमें जो लेट साइन है वो है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, एपिस्टेक्सिस, मतलब मसूड़ों से भी खून निकलना, या फिर नाक से खून निकलना, स्टूल के रास्ते से खून निकलना, या फिर बॉडी के किसी भी पोर से खून निकलने लग जाता है लास्ट में इसमें। तो ज़्यादा खून निकलने से इसमें क्या होता है, पेशेंट शॉक में चला जाता है, और किडनी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने से किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसमें पेशेंट को डायलिसिस की जरूरी पड़ सकती है, और ज़्यादा ब्लड लॉस होने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता इसमें पड़ सकती है, क्योंकि ये मेनली करता क्या है, कोएगुलोपैथी करता है, जिसमें ब्लड क्लोटिंग फैक्टर डिस्टर्ब होने से ब्लड क्लोट नहीं होता है और कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है। तो ये था न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक में बेसिक डिफरेंस। अब आपको इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरी नहीं है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब जो न्यूरॉन्स को, नर्व को अफेक्ट करता है, इसमें मेनली क्रेनियल नर्व अफेक्ट होती है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और इसमें वेंटिलेटर की जरूरी पड़ सकती है। अब हीमोटॉक्सिक में क्या ध्यान रखना कि ये ब्लीडिंग फैक्टर को अफेक्ट करता है, जिससे क्या ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, और किडनी को प्रॉपर सप्लाई नहीं होने से किडनी फेलियर हो सकता है, और इसमें डायलिसिस की जरूरी पड़ सकती है, और ज़्यादा ब्लड लॉस होने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरी पड़ सकती है। ये दो चीज़ बेसिक ध्यान रखना है कि न्यूरोटॉक्सिक में रेस्पिरेटरी फेलियर, हीमोटॉक्सिक में किडनी फेलियर। अब हम देखते हैं, जैसे ही आप पेशेंट को सांप काटने के बाद हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहाँ पे मेडिकल टीम का क्या अप्रोच रहता है। तो उसमें फर्स्ट है फॉलो एबीसी अप्रोच। पेशेंट का एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन मेंटेन करना होता है। उसके बाद वाइटल्स चेक करते होते हैं, बीपी, पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन। देन स्नेक के बारे में पता लगाना है कि कौन सा सांप काटा है, हीमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है। उसके बाद है सिंगल ब्रीथ काउंट। अब सिंगल ब्रीथ काउंट में पेशेंट को एक सांस में 1 से 30 तक काउंट करना होता है। अगर वो नहीं कर पाता है तो इसका मतलब है उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व हुआ है, यानी न्यूरोटॉक्सिक सांप काटने की संभावना है। तो ये न्यूरोटॉक्सिक सांप के पता लगाने का एक टेस्ट है जिसे सिंगल ब्रीथ काउंट बोलते हैं। नेक्स्ट है 20 मिनट WBC टेस्ट, मीन्स होल ब्लड क्लॉट। इसमें देखा जाता है पेशेंट को 2-3 ml ब्लड लेकर एक प्लेन ग्लास वाइल में टिल्ट करके एक जगह पर स्थिर रखते हैं। फिर 20 मिनट के बाद देखा जाता है कि ब्लड क्लॉट किया है या नहीं। अगर ब्लड क्लॉट नहीं हुआ है तो इसका मतलब कोएगुलोपैथी यानी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर फंक्शन इंपेयर्ड हुआ है, जिससे लगातार ब्लीडिंग होती रहती है। और ये कौन से सिस्टम को अफेक्ट करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब कौन से टाइप के सांप ने काटा है, हीमोटॉक्सिक, मतलब वाइपर प्रजाति के सांप ने काटा है। दूसरा, अगर 20 मिनट बाद ब्लड क्लॉट हो जाए नॉर्मली, तो क्या आप ये समझेंगे कि सांप जहरीला नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये टेस्ट तो सिर्फ हीमोटॉक्सिक सांप के बारे में जानकारी देता है, न्यूरोटॉक्सिक का नहीं। तो ये हो गया हीमोटॉक्सिक का 20 मिनट WBC टेस्ट, इसको जरूर फॉलो करना होता है। इसी में देखते हैं टेक ब्लड सैंपल। पेशेंट का कंप्लीट ब्लड रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, यूरिन रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं विद ब्लीडिंग प्रोफाइल, एंड स्पेशली रीनल फंक्शन टेस्ट और लिवर फंक्शन टेस्ट को जरूर करवाते हैं। आगे इसी में है क्लासिकल फैंग मार्क को देखते हैं। सांप काटने के स्थान पर दांत के जो 2 निशान होते हैं उसी को क्लासिकल फैंग मार्क बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना है। बर्निंग सेंसेशन, स्वेलिंग, ब्लिस्टर, उसको आइडेंटिफाई करना है।
सर्पदंश के स्थान पर लोकल स्वेलिंग, ब्लिस्टर फॉर्मेशन को देखना होता है। अगर वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो ये डेंजरस है कि सांप जहरीला होने की संभावना है। और भी बाकी सारे साइन एंड सिम्टम जो हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक का हमने स्पेशली पढ़े हैं, सबको असेस करना है और फिर फाइनली डिसाइड करना है कि एएसवी लगाना है या नहीं लगाना है। यहाँ पर अगर किसी पेशेंट का 20 मिनट WBC टेस्ट पॉजिटिव है, या सिंगल ब्रीथ काउंट टेस्ट पॉजिटिव है, या उसका स्वेलिंग जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है, और या उसका रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो इम्पेयर हुआ है, किडनी फंक्शन अगर इम्पेयर हुआ है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा एएसवी स्टार्ट कर देना चाहिए। अब एएसवी क्या होता है इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। अभी जो मार्केट में एएसवी मिलती है वो पॉलीवेलेंट एएसवी के नाम से मिलती है, और ये 4 बिग जो जहरीले सांप हैं उनमें इफेक्टिव होती है। तो कौन से 4 बिग वेनेमस स्नेक है? कोबरा, करेत, रसल वाइपर, एसएस वाइपर। यानी इन चारों में से कोई भी सांप काटे तो ये पॉलीवेलेंट एएसवी ही लगाया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव और लाइफ सेविंग है। बिकॉज एएसवी इज ओनली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। इस लाइन पर आपका स्पेशल अटेंशन चाहूंगा प्लीज। एएसवी इज ओनली एंड ओनली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट। इस लाइन को जरा गौर से देख लीजिएगा, क्योंकि यही है वो जिसका हमें इंतजार था। इसी लाइन को समझने के लिए इतना ज्ञान देना पड़ रहा है। तो 5 स्टार लगाकर इसे अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब एएसवी होता क्या है, इसको यूज कैसे किया जाता है? एएसवी एक वायल में पाउडर फॉर्म में होता है, उसे डाइल्यूट किया जाता है, और इसका इनिशियल डोज 8 से 10 वायल को 500 ml फ्लूइड में मिलाकर 1 घंटे के अंदर पेशेंट को चलाया जाता है। ऐसा देखा गया है कि एक वायल एएसवी 1 mg वेनम को न्यूट्रलाइज करता है, और ऐसा माना गया है कि कोई भी जहरीला सांप नॉर्मली एक बार में 10 से 12 mg वेनम छोड़ता है। हालांकि वो मैक्सिमम 60 mg वेनम तक छोड़ सकता है रेयर केस में। तो इसका मतलब क्या है कि 10 वाइल जो एएसवी लगाते हैं वो एक सांप के जहर को खत्म करने के लिए काफी है, या उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काफी है नॉर्मल केस में। अब इनिशियल डोज के बावजूद अगर पेशेंट में कोई सुधार नहीं हुआ है, या फिर उसमें अभी भी हीमोटॉक्सिक या न्यूरोटॉक्सिक साइन एंड सिम्टम मौजूद है, तो फिर से सेम डोज का मतलब वही 8 से 10 वाइल रिपीट करना है, जब तक पेशेंट में नॉर्मल फाइंडिंग ना आ जाए। अब इसमें रिपीट कब करना है? तो हीमोटॉक्सिक में इसको नॉर्मली 6 घंटे बाद रिपीट करते हैं, जब WBC टेस्ट जो होता है 20 मिनट का वो पॉजिटिव आने के बाद, और न्यूरोटॉक्सिक में 1.5 घंटे के बाद अगर उसके वो सिम्टम प्रेजेंट है तो उसमें रिपीट कर सकते हैं। याद रखिए, एएसवी से पहले इंजेक्शन एड्रेनालिन, और न्यूरोटॉक्सिक सांप के केस में इंजेक्शन एट्रोपिन एंड नियोस्टिगमिन का यूज करते हैं, और इंजेक्शन टेटवैक किसी भी स्नेक बाइट केस में लगाया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि पेशेंट में हमेशा सेम डोज ही यूज करना है, चाहे कोई भी एज, सेक्स, प्रेगनेंसी क्यों ना हो, क्योंकि सांप को नहीं पता है कि वो किसी बच्चे को काट रहा है या अडल्ट को, वो सेम ही जहर रिलीज करता है। यहाँ ये भी माइंड में रखना है कि एएसवी से पहले किसी एएसटी या स्किन एलर्जिक टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आपको डायरेक्ट आईवी यूज करना है, ना कि आईएम और लोकली। और कम से कम 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन में पेशेंट को रखना है, चाहे कोई भी सर्पदंश का केस क्यों ना हो, चाहे वो वेनेमस हो या नॉन वेनेमस हो, क्योंकि कई बार देखा गया है कि किसी किसी में जहर का इफेक्ट लेट होता है। अब इस वीडियो की फर्स्ट स्लाइड में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो, कि इफ ट्रीटेड टाइमली एंड प्रॉपरली नो पेशेंट ऑफ स्नेक बाइट शुड डाई। ये अच्छी लाइन है। इफ ट्रीटेड टाइमली एंड प्रॉपरली नो पेशेंट ऑफ स्नेक बाइट शुड डाई, मतलब किसी भी स्नेक बाइट केस को टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो किसी भी इंसान की मृत्यु नहीं होगी। अब इस लाइन को देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है किसी भी सांप को अगर आपको कोई काटे तो हो सकता है आपका ये लाइन देख के डर खत्म हुआ होगा, और ये वीडियो भी लास्ट में अंत होने वाला है। अंत में किसान भाइयों को एक सलाह है कि जब भी खेत में काम करें, अच्छा वाला बूट और हाथों में लंबा और मजबूत ग्लव्स पहनकर ही करें, क्योंकि बचाव ही उपाय है।
अतः ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों को सर्पदंश के बारे में जागरूक करना, सही नॉलेज देना, जिससे उनको टाइम पर सही ट्रीटमेंट मिल सके और उनकी जान बच सके। और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है मेरी तरफ से। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है। ध्यान से सुनिए, लाइक और सब्सक्राइब करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की भी जान बच सकती है और वो हमारे लिए गर्व की बात होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार और धन्यवाद। थैंक यू।